बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमने पढ़ाया था मैकेनिज्म लिक्विड के बारे में। उसके आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जिससे हम आपको जो है फार्मूलाज क्या हो जाए, पूरे कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। तो यहाँ पर पहला सवाल जो हमने लाए हैं उसको देखते हैं बच्चों। पहले सवाल में लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इन द ब्लोविंग ए सोप बबल फ्रॉम ए रेडियस 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज इट सरफेस टेंशन इसका दिया है सोप का, देन कंपेयर इट लिक्विड ड्रॉप ऑफ द सेम रेडियस। यानी लिक्विड की हमको यहाँ पर कंपेयर करना है और निकालना क्या है, वर्क डन हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम जो वर्क डन लिखेंगे तो यहाँ पर जो एरिया का एक्सटेंशन हो रहा है यानी रेडियस 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बच्चों एरिया। एरिया लिखेंगे तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना दिया है, ये बबल का दिया है तो बबल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सोप बबल एरिया, या तो इस तरह हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ सोप बबल। इतना क्लियर हुआ बच्चों। जब बबल का लिखेंगे सब में 2 से करेंगे क्योंकि एरिया 2 होता है बबल में, तो एरिया जब 2 हो जाएगा तो 2 से हम गुणा करेंगे और इनटू हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम चेंज इन एरिया कर दें अगर बच्चों, डेल्टा एरिया यानी चेंज इन एरिया की हम बात कर दें तो 2 पाई R1 का वर्ग, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं R1 का वर्ग। तो यहाँ पर R1 को ना मानकर हम क्या माने R2 का वर्ग लिख दे रहे हैं, -2 हो जाएगा इंटू 4 पाई R1 का वर्ग। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, तो 2 कॉमन है, 4 पाई कॉमन है, और कितना कॉमन है बच्चों, और तो कुछ कॉमन है नहीं तो इसको हम लिख दे रहे हैं R2 का वर्ग माइनस R1 का वर्ग। ये हमारा फार्मूले में आ जाएगा। 2 दोनों में से कॉमन है तो 2 हम यहाँ से हटा लेंगे, तब इसको हम लिख सकते हैं 8 पाई R2 कितना हमारा सेंटीमीटर में है, तो जब R2 सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया है और यहाँ पर सरफेस टेंशन किस में, मीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको जो है हम सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे, हम इसको जो है मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, और 20 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। इस तरह दोनों को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। R2 हमारा दिया है तो 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, माइनस R1 हमारा हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3.14, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 0.04 माइनस 0.01, इतना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ इसको हम घटा लेते हैं, 0.04 से 0.01 को घटाएंगे 0.03, कितना प्राप्त होगा बच्चों, 0.03 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं 8 इंटू 3.14 इंटू 0.03। अब इन सब का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो लगभग में इसको जो हम लिखेंगे बच्चों, तो लगभग में हम लिखेंगे तो यहाँ पर लगभग में लिखने का मतलब या तो पाई का मान ज्यों का त्यों रहने देते हैं, तो इसको लिखा जा सकता 8 से गुणा करेंगे इसको हम, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये 24 पाई आ जाएगा, ये हमारा मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। 0.24 पाई मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया आ गया। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब अगले पेज को लेकर देखते हैं। अब जो हम वर्क डन में हमने क्या पढ़ा था सूत्र में कि वर्क डन अगर हमको निकालना हो, तो वर्क डन जब निकालना हो तब फार्मूला हमारा क्या था, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था, चेंज इन एरिया, यही हमारा फार्मूला था। क्लियर हुआ बच्चों।
अब वर्क डन को हम यहाँ पर पहला वर्क डन W1 मान लेते हैं। तो सरफेस टेंशन का कितना मान था, तो पीछे वाले में हम देखते हैं सरफेस टेंशन का मान था 25 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको मान जो है हम रखेंगे। तो इसको जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे सरफेस टेंशन का मान हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3। चेंज इन एरिया जो हमारा आया था 0.24 पाई चेंज इन एरिया आया था। अब इसको अगर हम मान को गुणा कर लें तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 25 और 24 को जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 आ गया और 8 2 10 हो गया, 25 चौको 100, 25 दूनी 50। अब इसको हम पूरा हल करेंगे तो कितना आएगा 600। अब 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये लिखा जाएगा 6.0 पाई, इतना वर्क डन प्राप्त हो जाएगा। तो जो कार्य हमको करना पड़ेगा 6 पाई जूल प्राप्त हो जाएगा वर्क डन। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, फिर सवाल हम देखते हैं बच्चों। सवाल में ये कहा है कि देन द कंपेयर इट लिक्विड ड्रॉप ऑफ द सेम रेडियस। तो जब लिक्विड की बात आएगी तो बबल में क्या हो जाता है, एरिया डबल हो जाता है। तो लिक्विड के लिए जब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर ए लिक्विड, जब हम लिक्विड के लिए लिखेंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हमारा वन साइड रहेगा। तो एरिया हमारा क्या लिखा जाएगा, वन साइड में रहेगा, डबल नहीं होगा। तो जब डबल नहीं होगा तो इस डबल को वन फ्री सरफेस, हम इसको वन साइड ना लिख के क्या लिखते हैं बच्चों, वन फ्री सरफेस, यानी वन फ्री सरफेस हमको एरिया रहेगा। तो जो हमारा W2 वर्क डन प्राप्त होगा W1 का आधा हो जाएगा। तो ये 6 पाई जूल है, तो इसको आधा कर देंगे तो 3 पाई जूल प्राप्त हो जाएगा। तो लिक्विड में जो वर्क डन हमको करना पड़ेगा वो 3 पाई जूल कार्य करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, निकल आएगा। लेकिन घात वाला हमने छोड़ रखा था तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर ये मिस हो गया था, तो 10⁻³ और यहाँ हो जाएगा 10⁻³ और यहाँ भी हो जाएगा 10⁻³ तो इतना जूल यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये इतना जूल प्राप्त हो जाएगा। तो W2 हमारा जो आएगा 3 पाई इंटू 10⁻⁻3, यहाँ -3 है, इतना जूल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रही बच्चों बात। अब हम आगे सवाल में बढ़ते हैं। ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm इज ब्रोकन इनटू 10⁻6 आइडेंटिकल ड्रॉप। यानी एक वाटर ड्रॉप को जो 1 mm का दिया है रेडियस का और उसको 10⁻6 आइडेंटिकल ड्रॉप में हमको तोड़ना है। तो पहले हम इस यहीं पर क्लियर करते हैं कि अगर बड़े ड्रॉप को जब हम तोड़ते हैं तो स्मॉल r इक्वल टू क्या लिखा जाता था, कैपिटल R अपान नंबर ऑफ 1/3 लिखा जाता था। ये हमारा सूत्र में हमने इसको आपको लिखकर बताया था। तो 1 mm का है तो 1 mm का मतलब कितना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेडियस को यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या क्या पूछा है उसकी हम बात करते हैं। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। फाइंड एनर्जी स्पेंट ऑफ दिस प्रोसेस, तो इसमें एनर्जी कितना हुई। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंक्रीज, क्या लिखेंगे बच्चों, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। तो इंक्रीज सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तब क्या लिखेंगे, यानी फाइनल जो हमारा एरिया लिखा जाएगा पाई R का स्क्वायर माइनस लिखा जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर, इतना लिखा जाएगा बच्चों। अब इसमें स्मॉल r का अगर हम मान बैठा दें तो n पाई और यहाँ पर लिखा जा सकता r अपान n की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई r का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसमें अगर हम r स्क्वायर कॉमन कर लें और पाई कॉमन कर लें तो कितना बच जाएगा, n अपान ये कितना हो जाएगा, n की पावर में आएगा। इसको वर्ग जब करेंगे तो वर्ग में कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों,
तो 2 बार करेंगे तो 2 बार करने का मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 प्राप्त हो जाएगा। ऊपर जाएगा माइनस में आएगा, तो माइनस में आने का मतलब कितना लिख देंगे हम, 1/3। तो इसको हम काट के यहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चों, n की पावर 1/3 माइनस प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। अब r² और नंबर ऑफ होल्स कितने, 6 में दिया है, तो 10⁻6 की घात में हम 1/3 रखेंगे, पावर में -1। इसको हल करेंगे बच्चों तो ये 2 आ जाएगा, तो लिखा जाएगा r², और इसको r² को जब हल करेंगे तो कितना लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 आ जाएगा, तो 2 का मतलब 100 यानी 99 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इसी पे हम छोड़ देते हैं और बाद में अभी आगे कैलकुलेशन में हम करते हैं। अब हमको क्या करना है, चेंज इन एरिया में अब हम क्या लिखेंगे, स्पेंट एनर्जी यहाँ पे लगाते हैं बच्चों, कितना एनर्जी खर्च हुई। तो स्पेंट एनर्जी की हम बात करेंगे, तो स्पेंट एनर्जी जो लिखा जाएगा टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ये लिखा जाएगा। सरफेस टेंशन कितना 72 है, तो 72 यहाँ पर डाइन प्रति सेंटीमीटर है, तो इसको हम किस में बदल लेते हैं बच्चों, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 72 × 10⁻³ और चेंज इन एरिया जो हमारा हो जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ पर फार्मूला में हम लोगों ने 4 का प्रयोग नहीं किया बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो 4πr², 4π, तो यहाँ पर 4π सब में 4 लिखा जाएगा, तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो 4 सब में रहेगा। इस तरह कैलकुलेशन में ध्यान रखना जिससे हमारा छूटे ना। तो एरिया हम क्या लिखेंगे, 4πr² लिखेंगे। तो यहाँ पर जब लिखा जाएगा इसको, तो लिखा जाएगा ये 4πr² इतना हो जाएगा, कोष्टक में 10 टू पावर कितना लिखेंगे, 10⁻² - 1 इतना प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लगाते हैं इसको बच्चों, तो लिखा जाएगा 72 × इसको अगर सबका वैल्यू हम पुटअप कर दें, सभी का वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 99। ये कोष्टक वाला हम 99 लिख लेंगे, इंटू 10⁻³ इसको यहाँ पे रखो, और ये हो जाएगा इंटू 4 पाई का मान कितना 3.14, इस तरह लिख लेंगे पाई का मान। और रेडियस हमारा कितना 1 mm है, तो 1 mm को कितना लिख सकते हैं, 1 mm में हम जब लिखेंगे तब ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लिखे हैं 72, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है बच्चों, उसको देखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा बन जा रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे जो टेंशन हमारा आया है 72 प्रति सेंटीमीटर, और हमने इसमें क्या लाए थे r²। अभी तो कोई हमने यूनिट चेंज नहीं किया, यहाँ तक अभी हमने कोई यूनिट नहीं चेंज किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 72 और यहाँ पर लिख देंगे 4π लिखेंगे, यहाँ पर 4πr² और इसको कोष्टक में 99 कर देंगे। ये हमारा चेंज इन एरिया हो गया। अब यहाँ पर जो दिया है हमारा ये सेंटीमीटर में है, और ये किस में दिया है, r² हमारा mm में दिया है। तो इस स्क्वायर को अगर हम r² को mm में लाएंगे 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसमें लिखा जाएगा ये डाइन प्रति सेंटीमीटर में, तो क्या लिख देंगे इसको, 10 टू पावर का कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं बच्चों, तो डाइन को भी चेंज करेंगे और इसको भी हम लिखेंगे, यही कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा था। अब हम लिखते हैं इसको बच्चों, क्या लिखेंगे 72 × 4 × 3.14। अब रेडियस को हम लिखेंगे 1 × बड़ा का 1 है, mm में लिखेंगे 10 टू पावर -3 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन r² है तो r² में कितना हो जाएगा, -6 प्राप्त हो जाएगा। अब ये 72 हमारा जो डाइन वाला है इसको भी लिखेंगे, तो 99 × 10 टू पावर -3 यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको जब डाइन को हम किस में चेंज कर लेंगे, न्यूटन में जब आएगा
तो 72 लिखेंगे डाइन प्रति सेंटीमीटर में, तो बदल के ये आएगा 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब इसको न्यूटन प्रति मीटर में हम लाएंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ 72 हमने यहाँ लिखा और 10⁻³ यहाँ पर लिखा। अब इसको गुणा करेंगे सब बच्चों, तो जब जैसे हम इसको सबको गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू जो प्राप्त होती है 89.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल प्राप्त हो जाती है। तो स्पेंट एनर्जी जो आएगा इतना प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस सवाल लाने का हमारा ये था मतलब कि आप कैसे सूत्रों का उपयोग करते हैं वो सीखने की बात है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मतलब कैसे हम सूत्रों का उपयोग करेंगे यहाँ पर वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? आगे सवाल हम देखते हैं। द लिम्प ऑफ मोनोमीटर कंसिस्ट 2 यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब दिया है जिसकी रेडी दिया है 7.2 10⁻⁻4 मीटर एंड 14 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। फाइंड आउट द करेक्ट प्रेशर डिफरेंट इफ द लेवल ऑफ लिक्विड नैरो ट्यूब स्टैंड 0.2 मीटर अबव दैट द बॉर्डर ट्यूब, यानी बॉर्डर ट्यूब से ये 0.2 मीटर जो है अबव ऊपर होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस ट्यूब की हम बात करें, मोनोमीटर में हमने पढ़ा था, तो प्रेशर की हम अगर बात करें तो छोटे रेडियस वाले में प्रेशर उसको हम P1 मान लें तो P1 इक्वल टू लिखा जाएगा 2T/R1, और दूसरे रेडियस की हम बात करें P2 जब लिखेंगे तो 2T/R2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें हम अगर चेंज इन प्रेशर की हम बात करें तो चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा कि P1 माइनस P2 की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 की बात करें तो इसको लिखा जा सकता है HDG, ये लिखा जा सकता है। अब P1 और P1 माइनस P2 को लिखेंगे यहाँ पर तो HDG हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इस HDG में हम क्या देखते हैं कि किसी कॉलम का ये हमारा प्रेशर है, पूरा HDG, H ऊंचाई पर, D हमारा डेंसिटी, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर जो P1 P2 का हमने निकाला HDG, और इस HDG में इस तरह ना समझ के हम पहले उसमें क्या लिखते हैं, पहले पूरा लिखते हैं जिससे हमारा सवाल गलत ना हो। तो क्या क्या लिखा जा सकता है, यानी प्रेशर P1 भी रहेगा और प्लस ये भी प्रेशर रहेगा। तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि P1 प्रेशर से अगर हम घटा दें 2T/R1 घटा दें, और इसमें क्या क्या, और ये इसको घटाने के बाद हम P2 वाले प्रेशर से किसको घटा दें, 2T/R2 को घटा दें, तो कितना बचेगा, तब हमारा HDG प्राप्त होगा। इस तरह हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो हमारा यहाँ पर P1 P2 इस तरह बन रहा था बच्चों, इस तरह हम समझेंगे। और यहाँ पर जो है ट्यूब बंदी, एक ट्यूब यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर P1 प्रेशर है और यहाँ पर P2 प्रेशर है। तो P1 P2 का जो हमारा आया है, यानी P1 तो रहेगा, और अगर यह ऊंचाई पर आ गया तो P1 से जितनी यहाँ पर प्रेशर है, ये वाला प्रेशर, इसको हम घटा लेंगे, और फिर ये P2 वाले में जितनी हाइट पर प्रेशर है इसको भी घटा लेंगे, तो दोनों का जो डिफरेंट आएगा वही HDG के बराबर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको अगर हम हल करें बच्चों तो P1 माइनस P2 जो हमारा प्राप्त होगा, इधर अगर हम पक्षांतर कर लें तो HDG आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो लिखा जाएगा 2T/R2 हो जाएगा। ये प्लस आके R2 वाला प्लस हुआ तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, 2T/R1 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम कॉमन कर लें तो HDG हम इसमें कॉमन करते हैं, कितना कॉमन करते हैं, 2T कॉमन करते हैं, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो 1/R1 माइनस 1/R2 इस तरह लिखा जा सकता है।
अगर प्लस कॉमन करेंगे तो इतना होगा, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबका मान जो है बैठा दे रहे हैं। अब मान बैठाने की बात है तो पहले हम पूरा यहाँ पर सूत्र को फिर से लिख ले रहे हैं। सूत्र क्या था बच्चों, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या था, HDG, और प्लस हम क्या लिखे थे यहाँ पर, प्लस हम लिखे थे यहाँ पर कॉमन क्या था बच्चों, 2T कॉमन था, और ब्रैकेट में आया तो 1 अपान कितना आया था, R1 माइनस 1 अपान R2, इतना हमको मिला था। अब रो जी एच का अगर हम मान पूरा बैठा दें तो रो जी एच में मान कितना हो जाएगा। हाइट की बात करेंगे तो हाइट कितना है, हाइट 0.2 है, हाइट इतना हो गया। डी का मान 10⁻³ हो जाएगा, और जी का मान 9.8 हो जाएगा। सब की वैल्यू हम रख दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन कितना दिया है, तो सरफेस टेंशन इसका दिया था सवाल में, फिर से देखते हैं बच्चों सरफेस टेंशन कितना है। सरफेस टेंशन दिया है 72 × 10⁻⁻3, तब सरफेस टेंशन को हम लिख सकते हैं 2 × 72 लिख सकते हैं 10⁻⁻3। और R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है हमारा 1 अपान, लिखेंगे इसको 14 × 10⁻⁻4, और माइनस हो जाएगा 1 अपान R2 का मान 7.2 × 10⁻⁻4। तो इस तरह दोनों मानों को जो है हम रख लेंगे। तो इसको पूरा बच्चों जब कैलकुलेशन आप लोग करना, कैलकुलेशन करने पे जो मान आता है 1863 पास्कल जो है इसका मान आता है। यानी दोनों का प्रेशर डिफरेंस जो है इतना प्राप्त हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। इसको अपने से कैलकुलेशन करके और इस आंसर को चेक करना, अगर सही आएगा तो बताइएगा, अगर गलत आएगा तो हमको कमेंट जरूर करिएगा। वाटर राइजेज टू ए हाइट ऑफ 20 mm में दिया है। कितने में दे रहा है बच्चों, ये 20 mm में दे रहा है, इन्हें कैपिलरी में दे रहा है। एकदम सिंपल सवाल है बच्चों, इसको थोड़ा सा देखिए। कैपिलरी वाला हमने जो पढ़ा था, कैपिलरी में क्या पढ़ा था उसको ध्यान से देखिए। राइज हाइट द 20 mm इन द कैपिलरी इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी मेड ऑफ 1/3 इट प्रीवियस वैल्यू, देन द व्हाट द न्यू वैल्यू ऑफ द कैपिलरी राइज। तो न्यू का कैपिलरी कितना हो जाएगा। पहले हम एच का जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसको रिमेंबर करते हैं। एच इक्वल टू आता 2T cos थीटा अपान जो हमारा आता था R⁴G, ये हमारा जो है हाइट का फार्मूला प्राप्त होता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे संबंध क्या प्राप्त हो रहा है कि H का जो हमारा संबंध प्राप्त हो रहा है उसमें क्या आ रहा है कि H1 क्या अगर हम कहें तो यानी H प्रोपोर्शनल 1/R का संबंध आ रहा है। यानी HR की हम बात करें तो कांस्टेंट मिल सकता है। तो इस तरह हम संबंध अगर हम बनाएंगे तो H1 R1 इक्वल टू लिखेंगे H2 R2 लिख सकते हैं। तो H1 अपान अगर H2 हम लिखेंगे तो लिखा जाएगा R2 अपान R1 प्राप्त हो जाएगा। तो H अपान H2 का इतना हो जाएगा, और इसका कह रहा है कि 1/3 प्रीवियस का है। तो यानी H1 कितना दे रहा है बच्चों, 1/3 दे रहा है प्रीवियस का। तो हम यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं कि H2 का मान अगर हम 1 मान लें तो ये जाएगा 1/3 अपान 1 इक्वल टू R2 अपान R1। तो रेशियो जो प्राप्त होगा, अगर R1 अपान R2 का रेशियो हम लिखेंगे तो पलट के कितना प्राप्त हो जाएगा ये अच्छा, हमको यहाँ पर मेड ऑफ द प्रीवियस रेडियस का ही दिया है, यहाँ पर हमने हाइट में बैठा दिया। तो हमको किस में बैठाना बच्चों, रेडियस में बैठाना है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो रेडियस में बैठाएंगे तो कितना हो जाएगी ये H1 अपान H2 बैठाएंगे, और प्रीवियस वैल्यू का R2 जो है R2 को अगर हम क्या मान लें, R2 को 1 मान लें तो ये हो जाएगा 1/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये R1 का कर प्रीवियस का 1/3 कह रहा है ना,
प्रीवियस का 1/3 कह रहा है, तो 1/1 इस तरह प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं, गलत तो नहीं हो रहा है। कैपिलरी मेड 1/3 ऑफ द इट्स प्रीवियस वैल्यू, यानी जो R2 का मान है, R2 का मान जो दे रहा है कितने के बराबर दे रहा है, 1/3 दे रहा है R1 का। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो यानी R2 में हम 1/3 बैठाएंगे, इसीलिए हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं R2 में हम लिख सकते हैं 1/3 R1 बटे R1 कट जाएगा, तब 1/3 प्राप्त हो जाएगा। तो H1 को हमने 3H1 इक्वल टू प्राप्त होगा H2 के। तो यहाँ पर अगर H2 जो हमारा संबंध आ रहा है, H2 का आ रहा है 3H1 का, और हाइट कितना दिया है, इसकी हाइट 20 mm है, तो हम लिख सकते हैं 3 × 20, तो हो जाएगा 60 mm राइज कर जाएगा। तो उसकी हाइट कितनी राइज कर जाएगी, जो है 60 mm राइज कर जाएगी। बढ़िया सवाल था बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। तो इस तरह के सवालों को हम इस तरह लगा लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें वाटर टनल का है ये सवाल। इसमें हम ये देखते हैं कि वाटर फ्लो थ्रू ए टनल, जो रिजर्वर ऑफ डैम का है, टूवर्ड्स द टर्बाइन उसका इंस्टॉल किया गया है इन द पावर प्लांट में। टर्बाइन इज सिचुएटेड H मीटर, कितने मीटर पे टर्बाइन, H मीटर बिलो है। ये बच्चों गलती हो गया था, तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको बच्चों, इसको हम समझेंगे कि इसको हम काट दे रहे हैं, बिलो है, इंटरिंग है। अब मीनिंग सही हो गया बच्चों। अब देखते हैं, H मीटर में बिलो द रिजर्वर द क्रॉस सेक्शन एरिया टनल एट द रिजर्वर ऑफ द स्टेशन ईटा, मतलब उसका जो रिजर्वर का क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब रेशियो दिया है। देन स्पीड ऑफ वाटर इनटू द टरबाइन, मतलब पहले हम एक इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं कि हमको करना क्या। मान लेते हैं कि टरबाइन हमारा यहाँ पर, टरबाइन हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह टरबाइन है, और यहाँ से हमको क्या करना है, इस टरबाइन को जो है, टरबाइन को थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ बनाते हैं। यहाँ पर टरबाइन है और यहाँ से पानी का फ्लो यहाँ पर गिरता है। इस ऊंचाई को हम क्या मानते हैं बच्चों, इस ऊंचाई को जब हम मानेंगे H1 मान लेंगे और इस ऊंचाई को हम H2 मान लेंगे, तब हम सवाल को लगा सकते हैं। अब ये वायुमंडलीय प्रेशर में है, तो अगर हम इसमें अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम्स की बात करें तो लिख सकते हैं P0 प्लस हाफ लिखा जाएगा ρV² प्लस लिखा जाएगा ρGH1 इक्वल टू लिखा जाएगा P0 प्लस हाफ लिखा जाएगा ρV²। तो वेग जो हमारा रहेगा V1 V2 मान लेते हैं, एक का V1 एक को V2 है, यहाँ पर V1 मान लेते हैं, यहाँ पर V2 मान लेते हैं, और लिखा जाएगा ρGH2 लिखा जाएगा। P0 कैंसिल, 1/2 यहाँ पर है 1/2, इसको इधर कर सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ पर V1 रो भी हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो रो दोनों तरफ से रो भी हम हटा सकते हैं। तो रो हम हटा देंगे, रो हमारा रो सब में कॉमन है, तो रो हमारा क्या होगा, हट जाएगा। अब इन सबको अगर हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/2 V1 का वर्ग प्लस आएगा GH1 इक्वल टू इधर आएगा 1/2 V2 का वर्ग प्लस आएगा GH2, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसको एक तरफ अगर हम कर ले, V2 का हमको वेलोसिटी यहाँ V2 का निकालना है, तो V2 को अगर इधर पक्षांतर कर दें तो यानी 1/2 V2 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/2 V1 का वर्ग, और प्लस हो जाएगा, लिखा जाएगा GH1 और माइनस हो जाएगा GH2, इतना प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 2 हटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा V2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस 2GH1 हो जाएगा माइनस 2GH2 प्राप्त हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं बच्चों। तो
अब यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट जो बन रहा है, यानी V2 को अगर हम यहाँ पर G कॉमन कर लें तो G कॉमन करने से हमारा V2 बराबर आएगा अंडर रूट में आएगा। अंडर रूट में आने का मतलब V1 का स्क्वायर प्लस 2G अगर हम कॉमन करते हैं तो हो जाएगा H1 माइनस H2, इतना हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? H1 माइनस H2 लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? अब इसी में अगर हम बात करें कंटिन्यूटी का, अगर हम फार्मूला लगा लें बच्चों, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इस फार्मूले को अगर हम प्रयोग करें तो V2 से जो हमारा यहाँ संबंध आएगा V2 इक्वल टू लिखा जाएगा A1 V1 अपान A2, ये संबंध हमारा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब यहाँ पर अगर हम V2 की वैल्यू बात करें तो A1 V1 जो हमारा है, तो A1 V1 में हम क्या V1 का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? V1 का मान यहाँ से निकाल लें तो V1 का मान हम निकाल के यहाँ बैठा देते हैं। तो अगर हम V1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा A2 V2 अपान हो जाएगा A1, इतना प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब पीछे वाला जो हमने समीकरण लिखा था उसको फिर से एक बार हम देखते हैं। पीछे वाले में था V2 का स्क्वायर अंडर रूट V1 अंदर था, तो इस तरह हम इसको याद रखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं। जो पीछे हमारा प्राप्त हुआ तो V2 इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था? अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस क्या मिला था? V1 का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं इसमें? 2G, फिर से देख लेते हैं। 2G के बाद क्या था? 2G H1 माइनस H2, क्या लिख सकते हैं बच्चों इसमें? H1 माइनस H2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं H1 माइनस H2, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? अब इस हाइट की हम बात करेंगे। अब अगर यहाँ मान बैठा दे V1 का तो ये प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, हम इसको लिख सकते हैं A2 अपान A1, क्या लिखेंगे बच्चों? A2 अपान A1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, और V2 का यहाँ पर लिखेंगे V2 का स्क्वायर, इस तरह प्राप्त हो जाएगा। प्लस आ जाएगा 2G H1 माइनस H2, इतना प्राप्त हो जाएगा। इसको और अगर मैथमेटिकली हम हल करेंगे तो मैथमेटिकली अगर हम हल कर लें किस तरह कि यहाँ पर हम ये समझें बच्चों कि फिगर में अगर हम H1 माइनस H2 को घटा दें बराबर H के मान लें, तो बराबर H के जब मान लेंगे तो V2 जो हमारा आएगा, V2 को हम लिख सकते हैं इस तरह, अंडर रूट में पूरा लिख सकते हैं 2GH अपान पूरे का हो जाएगा 1 माइनस लिखेंगे A2 अपान A1 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब इस सवाल में हम फिर से आते हैं। सवाल में कहा है इसमें कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टनल, यानी टनल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है एट द रिजर्वर पावर पॉइंट का, उसमें जो है ईटा का रेशियो संबंध दिया है। तो इसमें हम अगर बैठा देते हैं बच्चों, यहाँ पर कितना बैठा देंगे? ईटा बैठा दे रहे हैं, यानी A1 A2 अपान A1 का मान जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 1 अपान ईटा, हम बैठा सकते हैं। तो यानी इस तरह जब लिखा है तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम पलट के बैठा दें बच्चों, तो पलट के बैठाएंगे A2 अपान A1 है, तो A2 अपान A1 का मतलब पलट जाएगा, तो इसका जो संबंध आएगा V2 इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2GH अपान, यानी इसको इधर हम ला लेंगे, A2 है तो पलट जाएगा, A1 लाने के लिए इधर कर देंगे तो हो जाएगा ईटा का स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह जो है हम सवालों को लगा लेंगे। यदि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है मैथ कैलकुलेशन में तो ज़रूर हमको बताएं बच्चों, धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे और एक एक न्यूमेरिकल को कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह भी बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, बाकी आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।